नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से वह पुनर्स्थापित हुई, किस प्रकार से उसने अपने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए किस प्रकार से अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया। तो विद्यार्थियों, दूसरे अध्याय में हमने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में भी पढ़ा था और इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली थी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में भी बहुत सी मुश्किलें आई थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज्यादा ताकतवर भी था और कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना भी करना पड़ा था। कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी थी कांग्रेस को, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर की विभिन्नता को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। और इस अध्याय में हम अपनी बात यहीं से शुरू करेंगे जहां पर दूसरे अध्याय ने ये बात छोड़ी थी, ताकि हम ये समझ पाए कि नेहरू के बाद की राजनीति ने क्या करवट ली, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह से इन चुनौतियों से उभरी और कैसे नई नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्वापसी की। तो इन सभी बिंदुओं का हम अध्ययन करते हुए इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे और इसमें हम चर्चा करते हैं कि आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। और इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलावों को दर्शाया भी गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आजादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई थी। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि बैल का इसको रूप दिया गया जो चुनाव चिन्ह था और उसमें इसमें बदलाव की बात भी इसके अंतर्गत बताई गई है। किस प्रकार से यह पहले बैल के रूप में एक एकीकृत और विभिन्न विचारधाराओं को समावेश करने वाली कांग्रेस प्रणाली बताई गई। फिर उसके बाद इन्हीं दो बैलों के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार से यह टूट करके दो भागों में विभक्त हो गई, जिसमें हम कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई को देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती की। तो विद्यार्थियों, 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई थी और वे पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन आएगा। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस दिशा में होगा कौन। लेकिन भारत जैसे नवस्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर समस्या थी और यह थी कि इस नेहरू के बाद की आखिर कौन इस देश को संभालेगा, कौन इस देश में आएगा। इसी के साथ ही भारत से बाहर के बहुत से लोग को यह भी संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि नेहरू एक समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था और आशंका यह थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहते ही सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी और इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां यानी बहुत सारी कठिनाइयां आन खड़ी हुई हैं और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा कि नहीं। इन सभी चुनौतियों का सामना और इन सभी समस्याओं का सामना कांग्रेस पार्टी को करना था। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, इस कार्टून में क्या व्यंग किया गया है कि फ्रांस और कनाडा में ऐसी सूरत कायम हो तो वहां कोई भी लोकतंत्र के असफल होने अथवा देश के टूटने की बात नहीं कहता। हम ही आखिर लगातार इतने शक से क्यों पड़े हुए रहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। हम वर्तमान की समस्या को भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से कृषि के अंतर्गत किसानों के द्वारा किया जा रहा आंदोलन भी एक प्रकार से आशंका व्यक्त कर रहा है कि वास्तव में लोकतंत्र भी जीवित रह पाएगा या नहीं। तो ऐसी विभिन्न समय समय पर होने वाली समस्याओं के आधार पर यह कहा जाता है कि लोकतंत्र जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी समस्या इस प्रकार के लोकतंत्र
को सफल बनाने या असफल, ये ऐसी समस्याएं जो है अन्य देशों में नहीं होती हैं। 1960 के दशक की बात करें तो इस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे ही रखे हुए थे और संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। अब यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन काल 1904 से 1966, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी इनकी थी और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद का इन्होंने भार संभाला और 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। बाद में 1957 और 64 के बीच भी मंत्री पद पर रहे। आपने जय जवान जय किसान का नारा भी सुना ही होगा, जो नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। नेहरू के बाद शास्त्री की बात करते हैं तो नेहरू के उत्तराधिकार का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए, अचंभित रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं और शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए। इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री भी रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद भी नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर भी होते चले गए थे और शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे चुके थे वो। और शास्त्री 64 से 66 तक के देश के प्रधानमंत्री रहे और इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुए आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश की थी और साथ ही मानसून की असफलता से देश में जो सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, उस स्थिति को भी, उस समय की चुनौतियों को भी उन्होंने उस समय समाधान पेश किया। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट भी आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ और इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था और शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया और जिससे इन दो चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत ही दृढ़ संकल्प रूप से कार्य किया और उनकी दृढ़ संकल्पता का भी हमें पता चला। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया और ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद भी गए थे। इसके बाद बात आती है शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल किस प्रकार का रहा, इसको हम देखते हैं। आप यहाँ कोटेशन देखिए, तमाम अंदेशों के बावजूद इंग्लैंड की तुलना में भारत में प्रधानमंत्री का सवाल ज्यादा शालीनता और तेजी के साथ हल किया गया। 3 जून 1964 के गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में लिखा गया यह, और इस संपादकीय में इंग्लैंड और भारत के राजनीतिक घटनाक्रम की तुलना करते हुए यह बताया गया कि भारत में जहां नेहरू की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री के सवाल को जल्दी ही हल कर लिया गया, वहीं इंग्लैंड में हैरोल्ड मैकमिलन के बाद नए प्रधानमंत्री का मामला लंबे समय तक खींचता रहा। तो विद्यार्थियों, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल की बात आती है। शास्त्री जी की मृत्यु में से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हो चुका था और इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला भी था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत यानी मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी थी और शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी और ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान भी किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत भी दिया। नेतृत्व के लिए गहन
नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में भी देखा गया। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी को यहाँ पे एक सर्वसम्मति से इन्हें चुन लिया गया और यहाँ आप मोरारजी देसाई को देख सकते हैं। तो अब देखिए विद्यार्थियों, नए प्रधानमंत्री को जमने में बड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन भी किया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर ही रहेंगी। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के एक साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनावों में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी और इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इसलिए इससे इंदिरा की कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई और इन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश भी की। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी 1917 से 1984 तक रही और 1966 से 1977 तक, फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष, 1964 से 66 में शासी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। 67, 71 और 80 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया। गरीबी हटाओ का उन्होंने नारा दिया और 71 के युद्ध में जीत का श्रेय प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या भी कर दी गई। और विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को आप निहार सकते हैं और किस प्रकार से एक ये कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी। और इंदिरा गांधी के लिए स्थितियां सचमुच कठिन रही होंगी। पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्र में आके वे अकेली महिला थी और ऊंचे पद पर अपने देश में ज्यादा महिलाएं आज क्यों नहीं है, यह एक बहुत बड़ा हमारे सामने प्रश्न भी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस ने किस प्रकार से राजनीति में अपने प्रभुत्व को कायम रखा। नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी जी ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। और विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे चौथे आम चुनाव की, जिसमें हम बात करेंगे 1967 में चौथे आम चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी बढ़त हासिल करी और अपनी उपलब्धियों को यहाँ पे भुनाया। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।